गरीब का अचार का पराठा। ये लीजिए बहन जी, आपका 2 किलो अचार। शुक्रिया बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। तभी बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया। तभी तेज बारिश होने लगती है और अमृता उसमें बुरी तरह भीग जाती है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचती है जहां उसका बेटा अर्जुन उसका कब से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। तू मेरी चिंता छोड़, अभी तेरी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर अगले दिन बाहर ठेले वाले की आवाज आती है। अमृता जल्दी से वहाँ जाती है। भैया, ये कच्चे आम कैसे दिए? 30 रुपए किलो है बहन जी। क्या इतना महंगा? आम बेच रहा है या घी? 30 रुपए का घी कहीं मिलता हो तो मेरे लिए भी ले आना बहन जी। चुप कर, मेरे लिए भी ले आना। तभी अमृता की पड़ोसन जो अभी अभी गांव से आई थी, वो उसकी ये बातें सुन लेती है। अमृता, क्यों इतने महंगे आम खरीद रही हो? मैं गांव से कुछ आम लाई हूँ, तू उन्हीं को ले लेना। मेरी भाभी ने जबरदस्ती बांध दिए थे। अब तू तो जानती है मुझे आम का अचार डालना नहीं आता, और तू तो बहुत ही बढ़िया बनाती है, तो उसी का बनाकर मुझे भी दे देना। अच्छा ठीक है। आम लेकर वो अंदर आ जाती है। अंदर घर की खिड़की से अर्जुन ये सब देख रहा था। माँ, तुम नहीं सुधरोगी ना? अब तो मैं कमाने लगा हूँ, फिर भी तुम। अरे बेटा, जिस काम में खुशी मिले वो करते रहना चाहिए। अच्छा सुन, कल शर्मा जी आए थे, एक लड़की बताई है उन्होंने, उनके भाई की बेटी है। सुना है बड़ी गुणी है, आम के अचार से लेकर अचार के पराठे तक सब बनाना जानती है। अब ये बुढ़िया मरने से पहले अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती है। तू जल्दी से ब्याह कर ले बेटा, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। और फिर कुछ दिन बाद ही अर्जुन और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। अर्जुन की शादी अमृता के जीवन में भी खुशियां ले आई, क्योंकि अब उसका परिवार पूरा जो हो गया था। फिर शादी के ठीक 2 दिन बाद। क्या कर रही हो अंकिता? आलू के पराठे बना रही हो माँ जी। लगता है बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सच बताओ, तुम्हें रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया ना उन्होंने? आपको कैसे पता? ऐसे कि आलू के पराठे तो बनाने बैठी हो, पर आलू कहाँ है? ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गई। अब माँ जी बस अभी काट कर लाती हूँ। काट कर नहीं, उबाल कर मेरी बहू रानी। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना आलू के भी अच्छे आलू के पराठे बना लोगी। रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत दिखाई देता है। है ना? अर्जुन भी यही कहते हैं। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस बहू के दम पर उसे आराम करने को कह रहा था, असल में उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था। फिर अगले ही दिन से अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास से खाना बनाना सीखने लगी। और कुछ दिनों के बाद, सुनिए, ये अचार चखिए न जरा। हाँ हाँ, दिखाओ। माँ, आपके हाथों के अचार का जवाब नहीं है। माँ जी ने नहीं, मैंने बनाया है इस बार। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अर्जुन, अब मैंने तेरी पत्नी को भी अचार बनाना सिखा दिया है ना स्वाद बढ़िया? अब हम दोनों मिलकर अचार बनाए करेंगी। माँ बस करो, मैं इतना अचार नहीं खा सकता। ऐसे कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ, ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती, और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी, और देखो ना ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया। चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर, डॉक्टर मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, पर उनके सिर में गहरी चोट है, हमें सर्जरी करनी होगी।
आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहां से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, 1 रोटी तुम खाओ और 1 मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और ना ही कोई सब्जी। अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था। लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया और फिर, माँ जी जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता? माँ जी पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेले पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और फिर, माँ मुझे लगता था कि इस संसार की सबसे मजबूत महिला आप है, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गांव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू? कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं है, मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है, फिर सबको खाना परोस कर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी, अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल
ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाली को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेच ले जा। अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहां वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती थी, अब उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुंचती है। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना, उन्हीं को गर्म कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयां, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या? 10 लाख? हाँ सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहां गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहां और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने कई महंगी महंगी और नई डिशें बनाई हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों में है वो कहीं भी नहीं। इसीलिए इस प्रतियोगिता को तुम जीत गई हो, साथ में 10 लाख का इनाम भी। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो उन पैसों से एक पक्का घर बनवाती है, साथ ही गांव के बाजार में अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी खूब कमाई होती है और अब वो अमीर हो जाती है। अब गुंजन की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना ढाबा चलाती है।